जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो सबको जो है धन्यवाद। ठीक है, आप इस क्लास को देखिए, आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके आप शेयर करिए। जो एनसीईआरटी की जो है फुल श्रृंखला जो नहीं पढ़ पा रहे थे, आप उनको जो है वीडियो शेयर करिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपको छूटने वाली नहीं है। हर चैप्टर क्लियर किया जाएगा, वो चाहे प्री से रिलेटेड हो या मेन से, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ से कंप्लीट करेंगे। फिलहाल में हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी की मॉडर्न हिस्ट्री जो क्लास 8 में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग जो है थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग का जो है तीसरा लेक्चर है। तो आप इन तीसरे जो है उस सीरीज का तीसरा लेक्चर आप यहाँ से पढ़िएगा, उससे रिलेट करिएगा। आप पिछला क्लास जरूर देख लें। ठीक है, अगर आपको चाहिए लाइव क्लास तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। अगर 10 बच्चे लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हो जाएं सुबह में, तो आपको जो है लाइव क्लास जरूर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, इसी एनसीईआरटी की वहाँ पर आपको 1 घंटे की क्लास कराई जाएगी, परंतु आप लाइव क्लास के लिए कम से कम 10 लोग जो है जरूर आएँ। ठीक है, 10 लोग आप कमेंट करें और 10 लोग कहें कि हाँ ठीक है हम लोग लाइव क्लास करेंगे। ठीक है ना। तो खेतों में सुधार की जरूरत क्यों पड़ती है? खेतों में सुधार की जरूरत, ठीक है, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपना राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? अब याद रखिए, अब कंपनी को लाभ कैसे होगा? जब भारत में खेती सुधार होगा, जब भारत में कृषि होगी। जब भारत में कृषि होगी तभी तो कंपनी को राजस्व मिलेगा। कृषि ही नहीं हो रही है, खेती ही नहीं हो रही, इसको रेवेन्यू देगा कौन? मिले उसको, मिले मर जाएंगे बेचारे, लेकिन देंगे कहाँ से? उसको पैसा तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन इसी को एवज में रखने के लिए कंपनी अपने फायदे के लिए यहीं पर क्या करती है, खेतों में सुधार करती है। वो सुधार क्या करती है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। ठीक है, यानी जो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उस इंडिया कंपनी के जो है बड़े बड़े जो अफसर लोग थे, अब उनको भी ये लगने लगा कि क्या करना चाहिए, तो जो है खेती में सुधार करना चाहिए। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। यानी अब अंग्रेजों के बीच में 2 दशक तक यानी 20 साल तक बहस चली, आखिर खेती में सुधार कैसे किया जाए। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। याद रखेंगे कि जो है स्थायी बंदोबस्त कब लागू की जाती है? 1793 में अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और जब जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर लॉर्ड नहीं, चार्ल्स कॉर्नवालिस नाम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो कॉर्नवालिस आप याद रखेंगे। ठीक है ना, यही वो व्यक्ति है जिसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लाई जाती है। ठीक है ना। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यानी इस जो है इसके हिसाब से क्या किया गया, तो जो है तालुकदार थे और जो जमींदार थे उनको जो है मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। अब समझिए, अब एक और शोषण होता है कहाँ पर? इन जमींदारों के द्वारा किस पर? किसानों पर। कैसे होता है? क्योंकि कंपनी, भाई जाहिर सी बात है, जो आज भी जो है राजा है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो टैक्स कलेक्टर हैं लोग, जो टैक्स वसूलते हैं, वो घर घर आकर तो टैक्स वसूलते नहीं है ना। ठीक है, तो आज का सिस्टम थोड़ा सा बदल चुका है, वैसे भी ऑनलाइन हो चुकी है। लेकिन पहले जो है जब अंग्रेजों के समय में 1793 में जो है टैक्स वसूलने का जिम्मा किसको दिया गया? तो टैक्स वसूलने का जिम्मा जो है जमींदार को दिया गया। अब इन जमींदारों को क्यों दिया गया? क्योंकि जमींदार जो है, जो मैंने बताया ना आपको जो पिछले क्लास में, कि यही लोग थे जो गांव में जो मुखिया लोग आप मान सकते हैं, जो गांव में हेड हुआ करते थे, जो एक बिजनेस क्लास के रूप में मान सकते हैं, जिनके पास जो अपना वर्चस्व रहा, जो गांव पर गांव के लोगों को ऋण देते थे, ऋण लेते थे, ब्याज लेते थे। ठीक है, तो ये लोग क्या थे? गांव में मुख्य जो है, मुख्य भूमिका में ये लोग थे। कौन लोग थे? जमींदार लोग। तो इन्हीं को जो है जैसे कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए इनको जिम्मा दिया गया, जिम्मेदारी दी गई कि आप लोग क्या करेंगे? तो टैक्स वसूल करेंगे। किसको? तो तालुकदार को और जमींदारों को। और ये टैक्स वसूलेंगे किससे? तो किसानों से। और देंगे किसको? तो कंपनी को। फिर कंपनी क्या करेगी? इनको सैलरी के रूप में देगी, या जैसे भी दे, या ये लोग अपने पास रख लें, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। ठीक है, इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए
खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन में फायदे में रहेंगे। अब देखिए कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी गलती क्या करती है, मैं बता देता हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि जो भारतीय जो जमींदार थे यानी जो ग्रामीण स्तर पर, इन जमींदारों को क्या करती है, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दे देती है। ठीक है, और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी के बाद क्या करती है कि इनको जो जिम्मेदारी का जो है जिम्मा सौंपा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो एक जमींदार है, जैसे मान लीजिए मैं एक जमींदार हूँ, ठीक है, कल्पना करिए। तो मुझे क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप क्या करेंगे, तो जो है आप बनारस से टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, और आप टैक्स वसूल कर किसको देंगे, मुझे देंगे। और मुझे कितना देंगे, तो मंथली आपको 1 लाख रुपए यहाँ से टैक्स देना ही है। ठीक है, 1 लाख देना है ना, 1 लाख से आपको कम देना है ना 1 लाख से अधिक देना है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो 1 लाख मुझे देना है, किसको, उस कंपनी को देना है। अब मुझे उस बनारस से कैसे भी 1 लाख जो है पैसे वसूलने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है ट्राई करूँगा कि 1 लाख की जगह मैं 2 लाख वसूल लूँ। अब कभी कभी ऐसा भी तो होगा कि वो 1 लाख वसूल जो मैंने जो उस कंपनी को देना है, कभी कभी रेवेन्यू कम हो जाएगी, 80,000 भी हो जाएगा। तो अब क्या दिक्कत होगी कि मैं क्या करूँगा, उस खेती में सुधार नहीं करूँगा, किसी भी तरह क्या करूँगा कि भाई उसको 1 लाख दे देना है और बाकी अपने पास रखना है। तो ये जमींदार लोग क्या करते, एक ये जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोचती है कि अगर 1 लाख रुपए मैं निर्धारित कर देता हूँ मुझे, तो वो क्या होगा, मैं एक जिम्मेदार हूँ तो कि जो मुझे ताकि मुझे मतलब ये निश्चित हो जाएगा कि मुझे 1 लाख ही देना है, बाकी के जो पैसे बचेंगे उससे मैं क्या करूँगा, तो जो है खेतों में सुधार करूँगा। लेकिन जमींदार लोग उसमें क्या किए हैं कि खेतों में सुधार नहीं किए हैं। ठीक है, ये अंग्रेजों की नीति यहाँ पर विफल हुई खेती के मामले में, समझ रहे हैं। ये लोग पॉलिसी लेकर आए थे लेकिन ऐसा सफल नहीं हुआ। ये लोग मुझ पर बाउंडेशन लगा दिए कि 1 लाख तुमको देना है चाहे जैसे भी लो, और ये लोग सोचे कि 1 लाख से अधिक कमाई होगा तो ये खेती में लगाएगा और खेती का विकास करेगा। लेकिन मैं था क्या, भ्रष्ट आदमी, मैं क्यों करूँ, क्योंकि मुझे भी तो अपना घर चलाना है। मैंने क्या किया, उस टैक्स को वसूला और खेती में सुधार नहीं किया, और टैक्स वसूलता गया यानी किसानों का खून चूसता गया। ऐसा कुछ कहानी रहा उस समय जमींदारों के द्वारा, समझ रहे हैं। कुछ जमींदार निश्चित ही सही थे। अब इसके बाद एक सूर्यास्त कानून आता है, आपको पता है ना, सूर्यास्त कानून। ये सूर्यास्त कानून इन्हीं जमींदारों पर था, ये किसानों पर नहीं था, जमींदारों पर था कि सूर्यास्त के पहले अगर आपने जो है टैक्स पे नहीं किया, जो ये लोग जो लगाए हैं, जो नियम लगाए हैं कि मुझे 1 लाख देना है, तो आपकी जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। इसी की जो है विपक्ष में 1857 में क्रांति होती है। ठीक है, बहुत चीज़ें होंगी, आगे देखेंगे हम लोग। तो रीजन क्या रहा आपने समझ लिया। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर कमेंट करें। इस समस्या है तो समस्या हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है तो आप लोग इसे देख नहीं रहे हैं। तो ये आप लोगों की लापरवाही है कि मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ, याद रखेंगे आप लोग। ये जो है बंगाल के रैयत के बारे में दिया है, इसको हम लोग कल देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।